आयोजित 294 राष्ट्रीय वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज इस वेबिनार में वक्ता के रूप में श्री मनोज सोनी, सोनी कंप्यूटर एजुकेशन के डायरेक्टर छिंदवाड़ा में पदस्थ हैं और वर्तमान में वो कंप्यूटर एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज के समय में टीनेजर्स यूथ जो 13 से 18 वर्ष के हैं, उनके लिए स्मार्टफोन कितना लाभकारी एवं नुकसानदायक है और इसका उपयोग को मिनिमाइज कैसे करते हैं और उसको करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे जो आमंत्रित अतिथि रूप से उपस्थित है वक्ता के रूप में श्री मनोज सोनी जी, जो कंप्यूटर एजुकेशन के डायरेक्टर हैं। और उनके बारे में मैं बताना ही चाहूंगा कि उन्होंने अपने कंप्यूटर के क्षेत्र में उन्होंने कई प्रकार के रिसर्च किए हैं और उन्होंने कई अपनी उपाधि प्राप्त करी है। और निश्चित रूप से वो कंप्यूटर एजुकेशन के साथ साथ में उन्होंने वहाँ पे मोबाइल का किस प्रकार से उपयोग होना चाहिए उसी विषय को लेकर उन्होंने अपनी बात को रखा है। तो निश्चित रूप से उनके पास जो डाटा जो उन्होंने पूरे इंडिया लेवल से कलेक्ट किया है, निश्चित रूप से हम सभी के लिए फायदेमंद सिद्ध होगी, हम ऐसी आशा करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर श्री मनोज सोनी हमारा मनोज सोनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामल राव जी। और मैं चाइल्ड केयर कंजर्वेशन फाउंडेशन और सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे ये अवसर दिया। सबसे पहले तो आज शिवरात्रि का पावन अवसर है और श्यामल राव जी जब अपनी बात कर रहे थे तो पीछे हमें ढोल धमाके भी सुनाई आ रहे थे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हर हर महादेव। और क्या मेरी आवाज आप सब सुन पा रहे हैं? जी वैसा क्लियर आवाज आ रही है आपकी। जी जी जी। तो धन्यवाद आप सभी को। और बहुत अच्छा और एक गंभीर मुद्दा है वर्तमान समय में। निश्चित रूप से हमें इस बारे में जितना हम डिस्कशन करें आने वाले समय में शायद हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर सोच पाए या उचित निर्णय पे जा पाए। तो मैं अपना एक प्रेजेंटेशन है जो आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। तो श्यामल राव जी मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। आप बता दीजिएगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा। एक मिनट। क्या मेरा प्रेजेंटेशन दिख पा रहा है? हाँ भाई साहब आ गया है, स्क्रीन पे आ गया है। अच्छा जी जी। तो दरअसल मेरा जो टॉपिक था वो ये था, स्मार्टफोन हेल्पफुल है या हार्मफुल है टीनेजर्स के लिए। स्पेसिफिक मुझे जो बोला गया था वो टीनेजर्स के लिए अपनी बात रखने के लिए कहा गया था। तो जो मेरा एनालिसिस होता है, चूंकि हमारे बीच हम टीनेजर्स के बीच में ही ज्यादातर अपना वक्त बिताते हैं, तो मुझे बहुत पसंद आया जब श्यामल राव जी ने बोला कि क्या आप इस विषय पर अपनी बात रखना चाहेंगे। तो मैं दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ श्यामल राव जी कि आपने और आपकी संस्था ने मुझे ये मौका दिया। इसमें जो मेरे टॉपिक्स हैं वो ट्रेंड्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, चैलेंजेस क्या है और पेरेंटल कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, इन कुछ चीजों को मैं अपने इस प्रेजेंटेशन में आपके सामने रख रहा हूँ। जो स्मार्टफोन अगर हम देखें हमारे देश में, मतलब उसका पेनिट्रेशन अगर अपन देखते हैं तो 2026 का मैंने डेटा ये सारा ऑनलाइन ही निकाला है। उसको अकॉर्डिंग जो मेरे पास डेटा आया था कि लगभग हमारे पास में 30 करोड़ टीनेजर्स हैं जो स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं। हमारी 140 करोड़ की आबादी है जिसमें से लगभग 29 से 30 करोड़ टीनेजर्स हैं। ये 13 से 19 साल के बीच की मैं बता रहा हूँ जो इनका यूज कर रहे हैं स्मार्टफोन का। और एक मिनट यूज कर रहे हैं। और इसमें अगर अपन देखें ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे पास है 82% यूथ है, टीनेजर्स है जिनके पास में स्मार्टफोन है। हमारे देश में जो ओवरऑल इंटरनेट का यूजेस है वो 1 बिलियन लगभग, अगर अपन 1 बिलियन बात करें तो लगभग 80 करोड़ से लेकर 100
1 अरब के आसपास हमारी यूजर्स हैं हमारे देश में जो इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, और जो प्राइमरी जो उनका इंटरनेट यूज करने का डिवाइस है वो स्मार्टफोन है। 2024 का जो डेटा निकला था उसमें मेरे पास जो आया था डेटा कि टीनेजर जो 13 से 19 साल के बीच के थे वो 18 करोड़ यूजर हमारे देश में हुआ करते थे, और जो कि स्मार्टफोन का यूज कर रहे थे। तो ये एक मैंने ओवरऑल इंटरनेट से सबसे पहले तो ये देखना चाहा कि भाई हमारे पास यूजर्स कितने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा आगे का प्रेजेंटेशन इसी स्लाइड पे बेस्ड होगा। हमारे देश में लगभग 29 से 30 करोड़ टीनेजर्स जो स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं वर्तमान समय में। और आप एक जो इम्पोर्टेंट बात है, ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे पास 82% जो हमारे टीनेजर्स हैं उनके पास में स्मार्टफोन है, जिसमें से 76% जो है हमारे सोशल मीडिया का यूज करते हैं। अभी हम नंबर्स पे इसमें आगे आने वाले हैं। बेनिफिट क्या है स्मार्टफोन के अगर देखें तो एजुकेशनल एक्सेस बहुत आसान हो गया है बच्चों के लिए। ऑनलाइन बैठे बैठे वो आप देखते हैं कंपटीशन की तैयारी करते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल हो गया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को अपने गाँव से शहरी क्षेत्र में कोचिंग के लिए आना जाना, और ये काफी हेक्टिक होता था, जो जिससे वो एक तरीके से देखा जाए तो वो ग्रामीण क्षेत्र का जो युवा था वो वंचित रहता था इन चीजों से। नियमित आना जाना और उसमें लगने वाला खर्च ये उसके लिए चैलेंजिंग होता था। तो स्मार्टफोन के आने से एजुकेशन का बेनिफिट तो बहुत मिला है। ग्रामीण क्षेत्र का युवा सबसे ज्यादा इसका बेनिफिशियरी है। जो स्कूलिंग आवर्स होता है उसके बाद भी वो अपने टीचर से बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, उसको कुछ पूछ सकता है, दोस्तों से अपनी पढ़ाई के संबंध में बात करना चाहे तो बात कर सकता है, कुछ समझना हो तो समझ सकता है। किसी वजह से स्कूल नहीं गया तो दोस्तों से व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो डेटा कलेक्ट कर सकता है और वो उसको अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता है। दूसरा अगर देखें कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी में, तो हमारा जो कम्युनिकेशन ये बड़ा है टीनेजर्स के बीच में। वो टीचर से बात कर पा रहा है, पेरेंट्स से समय पे कम्युनिकेट कर पा रहा है। बच्चा कहीं दूर है तो पेरेंट्स भी अब उतने चिंतित नहीं होते, क्योंकि पता है फोन लगा के वो पता चल जाएगा। फोन नहीं लगता तो पेरेंट्स को थोड़ी चिंता होती है, लेकिन वो कम्युनिकेशन दोस्तों के माध्यम से अलग सोर्सेज से अपने बच्चों से या परिवार के लोगों से जुड़ा होता है। नेटवर्क बिल्डिंग में उसके लिए मदद कर रहा है, क्योंकि इसके डाउट रिजॉल्व हो रहे हैं। अगर पूरे देश की बात करें तो हम पारिवारिक रूप से भी देखें तो फोन के माध्यम से तो पहले की तुलना में ज्यादा हमारा जुड़ाव हो गया है। मतलब फैमिली मेंबर से जो रिलेटिव से हैं हम उनसे बात कर पाते हैं, बधाइयां दे पाते हैं, संदेश हम उनको जो भेजना वो कर पाते हैं आसानी से, जो पहले शायद इतना आसान नहीं था और संभव नहीं था। सोशली भी हम लोग अभी जैसे आज शिवरात्रि है तो एक दूसरे को हम लोगों ने बधाई संदेश भेज दिया, ग्रुप में भेज दिया, लोगों को भेज दिया, किसी को फोन लगा लिया, जो पहले इतना संभव नहीं हो पाता। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा हमारा माध्यम बन गया है मोबाइल। स्किल डेवलपमेंट में मदद कर रहा है। मतलब जो टास्क हैं बच्चे लोग घर बैठे बैठे कई टाइम मैनेजमेंट से रिलेवेंट स्किलिंग है और भी कई चीजें हैं जो स्किलिंग के उससे काम कर सकते हैं। देन आप सबसे अच्छा अगर देखें जिससे हमारा देश प्राउड फील करता है कि डिजिटल पेमेंट, उसमें बहुत आगे बढ़ गया। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में हर जगह देखा जाए तो डिजिटल पेमेंट, जहां बैंकिंग एक ड्रीम हुआ करता था लोगों का, बैंक में जाना, अकाउंट खोलना, कैसे पेमेंट करेंगे, वो एक चैलेंज होता था। लेकिन आज हम देखें तो हर किसी के हाथ में डिजिटल पेमेंट के ऐप हैं, आसानी से वो खरीदारी कर पा रहा है, अपने पेमेंट्स कर पाता है, बुकिंग कर पाता है घर बैठे बैठे। उसको कहीं जाना है तो पहले ट्रेन की टिकट बुक करना एक चैलेंज होता था, किसी के लिए भी चैलेंज होता था, बस की टिकट बुक करना है या अगर हमें सिनेमा देखने जाना है, मूवी टिकट बुक करना है, तो आज हम घर बैठे बैठे सारे काम कर पा रहे थे। ये भी एक तरीके से स्किल डेवलपमेंट की श्रेणी में ही आता है कि भैया हमारा बच्चा स्किल्ड है, उसको बताने की जरूरत नहीं, पर कैसे पेमेंट करना उसको आता है, बुकिंग कैसे करना उसको आता है, नेविगेट करना, मतलब रास्ता कौन सा सही होगा, कैसे जाना चाहिए, वो आसानी से मैप का यूज करके हमको बता देता है। मतलब पेरेंट्स के लिए भी वो बहुत मददगार होता है एक तरीके से देखा जाए तो स्किलिंग के फॉर्म में। इंडिपेंडेंट होता जा रहा है, आसानी से वो डेली के टास्क खुद से करने में सक्षम हो गया। पहले डिपेंडेंट होता था, लोगों से बात करना पड़ता था, अब वो ऑनलाइन ऐप की मदद से वो खुद से कई कामों को कर पाता है। तो ये टीनेजर का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है स्किलिंग के लिए। अब स्किलिंग में ये हमारा स्मार्टफोन बहुत हेल्प कर रहा है। क्रिएटिविटी एंगेजमेंट अगर देखा जाए तो आज आप देखो कितने सारे यूथ जो है मल्टीमीडिया टूल्स जिसमें वो वीडियो बना के अलग अलग डालते हैं, कई बार हमें फनी लगते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आज
उसी मल्टीमीडिया टूल से कितनों का करियर बन गया। कितने लोग आज जो टैलेंटेड थे उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करता था, लेकिन अब उनको स्मार्टफोन ने मौका दे दिया। वो न सिर्फ वीडियो अपने अपलोड कर पा रहे हैं, फोटो एडिटिंग कर देते हैं ऑनलाइन। एक घर बैठे अगर आपके पास टैलेंट है तो बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको अच्छे एम्प्लॉय की जरूरत होती है। फ्रीलांसिंग इसकी वजह से कर पा रहा है, घर बैठे बैठे कर यूज कर पाता है, फोटो एडिटिंग करके देते हैं। जितने भी एड डिजाइनर, वीएफएक्स डिजाइनर, आज की डेट में मूवी अगर हम देखें, रामायण जो मूवी बन रही है उसका मैंने बजट जब पढ़ा, लगभग 4,000 करोड़ का बजट है। आप सोचिए हमारे देश की कितनी महंगी मूवी है। बाहुबली हमने देखा कितनी महंगी, कितने मतलब करोड़ों में 600 करोड़ के आसपास का पहला बना था पार्ट। अभी 1,000 करोड़ की एक मूवी और बनने जा रही है। तो वो मूवी का एक्चुअल जो पार्ट होता है वो 100-200 करोड़ के आसपास होता है, लेकिन बाकी का जो होता है वो वीएफएक्स इफेक्ट होता है। तो होता कैसे है? उसके लिए टूल्स चाहिए, मल्टीमीडिया टूल्स चाहिए। अगर हमारा जो टीनेजर्स है उसमें टैलेंट है, इन चीजों से ऑनलाइन जुड़ के उनको बना बना के दे सकता, तो अर्निंग का सोर्स ऑफ अर्निंग भी बहुत अच्छा बन गया। और मेंटली अगर देखा जाए तो यूथ इसमें भी इंगेज होता है। ये कहीं ना कहीं अगर एक यूथ इस तरीके से पैसा अर्न कर रहा है तो दूसरे यूथ को वो बहुत इम्पैक्ट करता है। दूसरा यूथ भी फिर लगता है कि नहीं, मुझे भी अपना टैलेंट जो है दिखाना चाहिए, मुझे भी इसका स्मार्टफोन क्रिएटिव यूजर के लिए इसका यूज करना चाहिए। तो अगर हम देखें तो बहुत सारे क्रिएटिव एप्स आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं। पूरी दुनिया में यूथ उससे अच्छा खासा पैसा घर बैठे बैठे कमा रहे हैं अपने टैलेंट को दिखाकर। अपनी बातों को अच्छे से रख पा रहा है। अब वो सोचता नहीं है, उसको मालूम है मुझे अपनी बात अगर रखनी, कोई सुन नहीं रहा है तो वो किन माध्यमों से करना है, तो अपनी क्रिएटिविटी को शो कर पाता है डिजिटल लिटरेसी की वजह से और स्मार्टफोन की वजह से। मतलब अगर देखा जाए तो स्मार्टफोन जो है हमारा एक कम्युनिकेशन का ही डिवाइस नहीं है, बल्कि वो एजुकेशनल टूल है, सोशल कनेक्ट में हमारी हेल्प करता है, स्किल बिल्डिंग में हमारी हेल्प कर रहा है। तो हमारे देश के टीनेजर को रिफॉर्म करने में बहुत हेल्प कर रहा है, उसको आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रहा है। ये कुछ एक मैंने डेटा निकाला था, जेंडर डिफरेंस इन यूजर्स। अगर देखा जाए तो हमारे पास आज भी हमारे देश में गर्ल्स एंड बॉयज का थोड़ा तो जेंडर डिफरेंस अगर हम देखें तो स्मार्टफोन के थ्रू भी हमें दिखता है, लेकिन कंपेरेटिव हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के टीम्स में जो बॉयज एंड गर्ल्स में अंतर है, वो मैंने कुछ डेटा निकाला है कि ओनरशिप अगर देखें 14 से 16 साल के बच्चों के बीच में, तो 36% जो बॉयज हैं उनकी ओनरशिप 36% की है, गर्ल्स की 26.9। ये ओनरशिप का मतलब ये होता है कि लड़कों के पास अपने खुद के स्मार्टफोन है, लेकिन लड़कियों के पास जो स्मार्टफोन है उसमें ओनरशिप उनकी कम है। उनके पास पेरेंटल फोन को उनको यूज करने की अनुमति आज भी हमारे देश में मिली हुई है। यानी कि बॉयज स्वतंत्र रूप से ज्यादा स्मार्टफोन का यूज कर पा रहे हैं बनिस्बत लड़कियों की तुलना। यूजर्स का पैटर्न अगर देखें लड़कों और लड़कियों के बीच में, तो ऑनलाइन सर्विसेज में लड़के ज्यादा यूज करते हैं, 38% बॉयज यूज कर पा रहे हैं टीनेजर्स, और 19% गर्ल्स हमारी स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं। ईमेल देखें तो 50% यूज बॉयज करते हैं, 30% गर्ल्स करते हैं। गूगल मैप का उपयोग करें तो 48% बॉयज ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, हमारी गर्ल्स 25% ही गूगल मैप को सही तरीके से देख पाती है, समझ पाती है। सोशल मीडिया में देखा जाए तो दोनों लगभग बराबर है। मतलब यही एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लड़के और लड़कियां लगभग एक दूसरे को अच्छे तरीके से कंपटीशन दे रहे हैं कि कौन अच्छा यूज कर सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो लड़कों की तुलना में लड़कियां थोड़ा कम स्मार्टफोन का यूज करती हैं, 62% है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है लड़कियों के साथ में, उनके पास लेस सेफ्टी अवेयरनेस है। मतलब उन्हें सेफ्टी की जानकारी उतनी नहीं है कि हमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो उस निर्णय को सही तरीके से अभी भी शायद उतना नहीं ले पाते। रीजनल इनसाइट की बात करें, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है बॉयज डोमिनेट है, ओनरशिप के मामले में लड़कियों से ज्यादा वो करते हैं, वो पेमेंट और बुकिंग आज भी लड़के ज्यादा करते हैं लड़कियों की तुलना में। अर्बन क्षेत्र चूंकि आप देखते हैं कि एक अलग डेवलपमेंट होता है युवाओं का, तो वहां पे लगभग बहुत मिनिमम गैप है, बॉयज और गर्ल्स लगभग एक जैसा उपयोग करने में सक्षम बनते जा रहे हैं। तो देखा जाए तो दोनों ही अच्छे से यूज कर पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी गर्ल्स थोड़ा पीछे है। ये एक मैंने सर्वे कराया था, मुझे जब इसका टॉपिक को दिया गया तो मुझे लगा कि मुझे भी एक इसकी इंफॉर्मेशन ले लेनी चाहिए, यूथ क्या सोचता है। मैं अपनी बात रखूं इससे अच्छा मैं युवाओं से ही उनके बारे में पता करूं, उनसे पूछूं। कुछ क्वेश्चन आए हैं जिसका, क्या मेरी स्क्रीन सबको दिख पा रही है? जी भाई साहब दिख रही है, क्लियर स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है, दिख रही है।
तो जैसे अगर ये देखें तो मेरे पास में 79 टीनेजर्स का मेरे पास जो सर्वे आया था, इसमें अगर आप देखेंगे स्मार्टफोन आपको किसने दिलाया, तो अगर आप देखते हैं तो इसमें स्वयं ने 43% लिखा है, लेकिन 50% यूथ मानता है कि उसको पिता ने दिलाया। मैंने माँ भी एक टास्क जोड़ा हुआ था इसमें, लेकिन देखा जाए तो पिता 50% जो स्मार्टफोन दिलाने वाले हैं पिताओं की वजह से या पिता की सहमति के बाद उनको मिला। ये टीनेजर्स की बात हो रही है। मोबाइल फोन का उपयोग किस उम्र से कर रहे हैं, अगर आप ये सेकंड हमारी स्लाइड देखेंगे तो इसमें आप 18% से अधिक जो है वो 54% है, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा 46% जो यूथ है वो 18 से कम वर्ष का है जो स्मार्टफोन का यूज कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। मतलब अगर हम हमारे देश का जो हमने देखा था शुरू में कि 30 करोड़ टीनेजर्स अगर यूज कर रहे हैं, तो 30 करोड़ यूजर को अगर हम इस डेटा को एनालाइज करके मान लें तो आप देखिएगा 30 करोड़ में लगभग 50% यानी कि 14 से 15 करोड़ टीनेजर्स 18 से कम वर्ष के हैं जो स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं हमारे देश में। मोबाइल उपयोग करने की मुख्य वजह क्या है, ये मैंने इसमें लिखा है। इसमें एक चीज देखिए, खाली समय का उपयोग मनोरंजन हेतु, पसंद की चीजें सीखने हेतु, पढ़ाई करने के लिए, अन्य के लिए। तो पढ़ाई करने के लिए 36% यूथ ने लिखा है, लेकिन इसमें एक जो मुझे चीज खली वो थी खाली समय का उपयोग करने। अगर आप देखें तो 10% यूथ ने लिखा है। 30 करोड़ का अगर आप 10% निकालेंगे तो लगभग 3 करोड़ टीनेजर्स अपना खाली समय बिताने के लिए मोबाइल का यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये खाली समय होता क्या है, क्यों मिलता है टीनेजर्स को खाली समय, वो खाली क्यों होते हैं? उनके पास क्या पेरेंट्स के पास समय नहीं है उनके साथ समय बिताने के लिए, या पेरेंट्स की मजबूरी है, वो अपने जॉब में व्यस्त हैं, अपने परिवार को चलाने की जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं, तो उस समय टीनेजर्स के हाथ में स्मार्टफोन है तो वो क्या कर रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें सबको मिलकर सोचना चाहिए कि खाली समय अगर हमारा 3 करोड़ टीनेजर्स का है, मैं इस डेटा के बेस पे एनालाइज कर रहा हूँ, हो सकता है ये कम ज्यादा हो। अगर ये 1 लाख भी होता है, 10 लाख भी होता है, तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद है प्रतिदिन कितना वक्त आप मोबाइल में जाता है, तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें से लगभग 1 घंटा जो है 19% यूथ ने बोला, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा 20% मतलब 80% यूथ जो है 1 घंटे से ज्यादा अपना मोबाइल में उपयोग कर रहा है। और अगर हम देखें 6 घंटे से ज्यादा तो 24% यूथ, अगर हम वो 30 करोड़ डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लगभग 7 करोड़ के आसपास, 7 से 8 करोड़ यूथ जो है 6 घंटे से ज्यादा वक्त अपना स्मार्टफोन में दे रहे हैं। ये मैंने ये भी डेटा निकाला कि भाई आप किस में ज्यादा वक्त बिता रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो सबसे ज्यादा 40% यूथ यूट्यूब में अपना टाइम बिताता है। 40% यूट्यूब, यानी कि वो वीडियो देख रहा है। आप इमेजिन करिए जितने देर यूथ अपना मोबाइल में वीडियो देखने में समय बिताएगा तो उसका फिजिकल हेल्थ, आंखों की संबंधी बीमारी या कितनी सारी उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है, ये कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए। मोबाइल के उपयोग के दौरान क्या पसंद करते हैं, ये मैंने देखा तो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी, लेकिन वीडियो गेम में 12% यूथ हमारा समय बिता रहा है। तो फिर अगर हम 30 करोड़ यूथ पे जाते हैं तो 3 करोड़ लगभग 4 करोड़ यूथ जो है वो वीडियो गेम खेल रहा है हमारे देश का। एक बड़ा नंबर है। मोबाइल के उपयोग को कैसे देखते हैं, लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए नुकसान, ये उनसे ही मैंने पूछा तो आप देख रहे हैं ये डेटा आया 22% ने बोला स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक। ये मतलब यूथ खुद मान रहे हैं कि उसे फील हो रहा है कि ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। निश्चित रूप से जीवन को सरल बनाने में वो मदद कर रहा है, हमारे बहुत सारे काम सरल हो गए, घर बैठे बैठे आसानी से काम कर पाते हैं, डिपेंडेंसी कम हुई है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए भी ये हमारे लिए उतना ही नुकसानदायक। फिर मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया कि आपको अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हुई तो ये हमारे पास डेटा है। ये देखिए 22% यूथ ने बोला कि आंखों की समस्या उनको होने लगी। 22% 30 करोड़ से निकालेंगे तो 3 दूनी 6 करोड़, 7 करोड़। और अगर हम देखें तो आज के डेट में हमारे आसपास में अगर क्लासरूम में 50 यूथ बैठा है तो आप समझ जाइए अगर ये 100 यूथ बैठा है तो 22 यूथ को कहीं ना कहीं चश्मा लगा होगा या आंखों की समस्या होगी। तो ये एक बड़ा नंबर है जो हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि
चश्मा लगना मतलब पेरेंट पे एडिशनल खर्च का बोझ आना, उसका अतिरिक्त पैसों पे खर्च उसके लिए लगेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बच्चा परेशान होता रहेगा। पीठ में दर्द आपने देखा इसमें बना हुआ है। 19% ने फोकस लॉस, मतलब उसका फोकस लॉस हो रहा है, वो ध्यान नहीं लगा पा रहा किसी काम पे। मन विचलित रहना परसेंट। तो 6% यूथ अगर आप देखें 6 × 12, 1,20,00,000 यूथ ऐसा हो गया कि इसका मन विचलित। आप समझिए ये नंबर अगर हम देखें बहुत बड़ा होता है, जिससे बच्चा विचलित अवस्था में होगा तो आप समझ सकते हैं वो किस दिशा में जा सकता है। उसके पास फिर उसे पता नहीं होता सही गलत, वो भूल चुका होता है, वो कोई भी स्टेप अपना उठा सकता है लाइफ में। और 17.7% यूथ बोल रहा है कि मोबाइल की आदत लग गई है, लत लग गई है, वो उसके बिना नहीं रह सकता। तो अगर आप ये 30% को हटा दें तो हमारा 70% यूथ अलग अलग समस्याओं से ग्रसित हो गया। किसी को आंखों की समस्या है, किसी को पीठ का दर्द है, किसी का मन विचलित हो रहा है, किसी को मोबाइल की लत लग गई है, किसी का फोकस लॉस हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, इसे हम सबको मिलकर इसके निराकरण की तरफ ध्यान देना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ द स्मार्टफोन ऑन टीनेजर, अगर हम देखें तो स्मार्टफोन हमारा जो है वो बहुत यूजफुल तो है लर्निंग के लिए, रिसर्च के लिए, आसान कम्युनिकेशन करने के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा टीनेजर जो है लॉस, उसका कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल पे लॉस हो रहा है, मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहा खुद पे। जैसे ही वो उसका कंट्रोल लॉस होता है फोन से, तो फोन उसको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। वो इतना एडिक्ट हो जाता है कि फोन के हिसाब से वो अपना उसकी दिनचर्या सेट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसकी बहुत जरूरत है कि हमको टीनेजर को फोन का सही यूज करना बताने की बहुत जरूरत है। उसे लाइफ स्टाइल के रूप में नहीं देखना चाहिए, दिखावे के रूप में कि मेरे पास तो इतना बड़ा फोन है या ये ऐसा फोन है। इसकी जगह उसका उपयोगिता, जो कि मैंने पहले आपको बताई, अगर हम उसको वो चीजें बताते हैं तो वो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल की जगह ना देख के एक यूजफुल टूल के रूप में उसका उपयोग करना चाहिए। अब अगर देखिए एडिक्शन बन जाता है तो क्या होता है, सॉरी 1 मिनट के लिए। अगर हम देखें तो सबसे पहला जो है सोशल कंपटीशन, ये एक बहुत बड़ा मैंने देखा है यूथ के बीच में। वो बहुत अपने आप को कंपटीशन में फील करते हैं, अपनी एज ग्रुप के लोगों के बीच में उनका आपसी कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। वो कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं अपनी लाइफ को दूसरों के साथ में, दूसरे टीनेजर्स के साथ में। जो इन्फ्लुएंसर है, अगर वो देखते हैं कि मेरी एज ग्रुप का कोई दूसरा युवा कुछ अच्छा कर रहा है, वो बहुत तेजी से इन्फ्लुएंस होते हैं। वो अपने आप को आकलन नहीं करते हैं, वो देखते हैं कि उसने कर लिया मुझे भी करना है, वो ये कर रहा है तो मुझे भी करना है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानता है और वो प्रेशर क्रिएट करता है माता पिता पे, और वो खुद भी प्रेशराइज होता है और वो उसको करने के लिए जबरदस्ती मेहनत करता है, जबकि वो हो सकता है कि वो उस चीज को उतना अच्छे से ना कर पाए। तो वो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजिंग हो जाता है लाइफ में आगे बढ़ना, क्योंकि एक बार यूथ किसी प्रकार से फेल हो जाता है तो वो उसकी लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करता है। उसकी अकेली लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती, फैमिली की लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। दूसरा, अगर आपने देखा तो इस समय यूथ जो सबसे ज्यादा इंगेज्ड है वो है शॉर्ट वीडियो की स्क्रॉलिंग करने की तरफ। हम भी देखते हैं, हमारे पास भी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो आप भी देखिए, हम लोग किस एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद दूसरा वीडियो अपने आप देख लेते हैं, तीसरा देखते हैं, फिर अपने आप हम कितने सारे एक दिन में वीडियो देख लेते हैं। अब यूथ जिसने बोला कि मेरा खाली समय होता है, मैं अपना 10% यूथ मान रहा है कि मैं खाली समय को बिताने के लिए अपना मोबाइल का यूज कर रहा हूँ, तो सोचिए वो कितने वीडियो एक दिन में देख लेता होगा। और ये उसका पेशेंस को खत्म कर देता है। लॉन्ग टास्क करने की उसमें क्षमता नहीं होती है। कोई आप टास्क देंगे बहुत लंबा वो नहीं करेगा, जो उसमें चिड़चिड़ाहट आ जाएगी। वो लंबे समय तक बैठ के पढ़ नहीं सकता है, किसी चीज में वो लंबे समय तक हिस्सा नहीं लेगा। तो कहीं ना कहीं आप समझ जाइए कि वीडियो स्क्रॉलिंग, जो छोटे छोटे स्मार्ट वीडियोस होते हैं, वो उसकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन गेम जो है, ये तो हम सभी जानते हैं कि इसके कितने बुरे इम्पैक्ट सोसाइटी में पड़ रहे हैं टीनेजर्स के बीच में। कहीं ना कहीं इसके दो दो इफेक्ट होते हैं। गेम खेलने से बच्चे का ब्रेन एक्टिव तो होता है, क्योंकि उसको चैलेंजेस को सॉल्व करने की आदत लग जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो एडिक्शन की तरफ कन्वर्ट हो जाता है और वो
एक की जगह कई राउंड खेलते जाता है और धीरे धीरे कितने घंटे उसमें समय बीत जाता है। फिजिकल उसका चैलेंज बढ़ जाते हैं, आंखों की समस्या है, पीठ का दर्द है और भी उसके हेल्थ इश्यूज उसको बढ़ने लगते हैं। और आप भी समझते हैं कि इस एज में अगर ऐसा गेम का लत पड़ गई तो उसका अपने आप पे नियंत्रण भी खत्म होना शुरू हो जाता है और पढ़ाई से वो दूर भागना शुरू करता है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है सोशल मीडिया ऐप। निश्चित रूप से हम कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के बीच अपनी बात रख सकते हैं, ओपन प्लेटफॉर्म है, थॉट प्रोसेस हम बहुत अच्छे से रख पाते हैं, युवाओं को मौका मिल गया अपनी बात को रखने का, बहुत सारे माध्यम मिल गए, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो कंट्रोल वे में नहीं है तो फिर यहाँ पे एक चैलेंज आता है टीनेजर्स के साथ में। वो वैलिडेट करना शुरू कर देता है। वो ये देखता है कि मुझे दूसरे लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे उसने कुछ अपना पोस्ट डाला है तो वो दूसरों से लाइक की और अच्छे कमेंट्स की अपेक्षा करता है। तो मतलब उसकी लाइफ में दूसरे लोग उसको वैलिडेट करें कि तुम सही हो या तुम गलत हो। ये कहीं ना कहीं उसकी लाइफ को पर्सनली बहुत इम्पैक्ट करती है और ये फ्यूचरिस्टिक उसके लिए प्रॉब्लम की तरफ जाना शुरू कर देती है। अगर वो कोई उसको गलत कमेंट कर देता है तो वो आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में चला जाता है और उसकी उस दिन का दिन या आगे वाला दिन आप भी समझ सकते हैं कि वो, मुझे नहीं लगता कि अच्छा बीतता होगा, उसके लिए चैलेंजिंग होता है। टीनेजर्स में इसका इम्पैक्ट क्या है? लॉजिकल एबिलिटी पे उसका असर पड़ता है, वो बहुत लंबे समय पे ध्यान नहीं दे पाता है। कंसंट्रेशन फोकस पे उसका लॉस है। आप देखेंगे पढ़ाई में या क्लासरूम में टीचर्स की बहुत शिकायत आने लग गई है कि बच्चा उनको ध्यान से सुनता ही नहीं। वो टीचर क्या बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसका दूसरी दिशा में थोड़ी थोड़ी देर में डाइवर्ट होने, कुछ सेकंड में ही उसका फोकस लॉस होना शुरू हो जाता है। वीक मेमोरी होती है, उसको तुरंत का पता ही नहीं होता है। उसको आप चाहें तो घर में अपने बच्चों पे भी टेस्ट कर सकते हैं, कुछ टास्क देके देखिए वो कितने याद रख पा रहे हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करा के देखिए, मैथमेटिकल क्वेश्चन छोटे मोटे करके देखिए वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, याद रख पा रहा है कि नहीं। एंजाइटी में होता है, स्ट्रेस होता है और पुअर लॉजिकल थिंकिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट है टीन एजेस के लिए। अगर लॉजिकल थिंकिंग इस एज में उसकी पुअर हो जाती है तो आप समझ सकते हैं वो फ्यूचर के लिए उसके लिए कितना नुकसानदायक होगा, जिसका फेस उसके पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा। दूसरा अगर देखें तो उसका जो इफेक्ट ऑफ फिजिकल हेल्थ पे, जैसे मैंने बताया कि आई साइट पे बहुत इफेक्ट है। चश्मे आज की डेट में ज्यादातर आप देखेंगे टीनेजर्स को लग गए। हेडेक होता है, नेक में पेन होता है, अच्छे से उसकी नींद नहीं हो पाती है, फिजिकल एक्टिविटी वो खेल कूद से तो दूर ही हो जाता है, एक तरीके से ग्राउंड से दूर हो जाता है। सोशल लाइफ का इम्पैक्ट अगर देखें तो ये एक फोटो जो दिखा रही है जिसमें पूरा परिवार घर में तो बैठा है लेकिन सब मोबाइल का यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। इसमें फैमिली इंटरेक्शन खत्म होता है, कम्युनिकेशन आपस में नहीं होता, हम लोग स्पष्ट बात नहीं करते हैं अपने बच्चों से, अपेक्षाएं कर लेते हैं कि वो ऐसा कर ले वैसा कर ले, जबकि हम खुद भी उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। वर्चुअल फ्रेंड से बात कर रहे हैं, वहीं बैठे हैं, एक ही रूम में बैठे हैं, लेकिन अपने आपस में बात करने के लिए दूसरों से बात कर रहे होते हैं। इमोशनल डिस्टेंस खत्म हो जाता है, इमोशंस खत्म हो जाते हैं। ये एक इफेक्ट करता है सोशल लाइफ में। और फिर बैड इन्फ्लुएंस है, फेक न्यूज को ही लोग सही मानने लग जाते हैं, गलत जानकारी को ही आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। इनअप्रोप्रिएट जो सही नहीं है उसको उस एज में कंटेंट देखना, वो उसको देखना पसंद करने लग जाता है और धीरे धीरे उसका वो आदी हो जाता है। मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, चैट पे कहना कुछ और जाता है, कुछ और देता है, सामने वाला शॉर्ट टेम्पर होता है, उसको गलत वे में लेके किसी भी डायरेक्शन में वो फिर वो चैट जा सकती है। नेगेटिव ऑनलाइन ट्रेंड होता है, ये भी आपने देखा। एक न्यूज है कल दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई थी, मुझे आपके बीच में, हम सबके बीच में ये न्यूज आना चाहिए। तो अगर आप देख पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया पे बच्चों टीनेजर्स के लिए प्रतिबंध लगा दिया। अब इसी बात पे डिबेट चल रही है कि क्या ये सही है या क्या गलत है। टीनेजर 16 साल से, वहां पे 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पा रहे। निश्चित रूप से देखा जाए तो इसमें अगर देखें, एक मैंने रेड मार्क किया है, अगर आप देख पा रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य पर असर तो दिखता है। अगर 17 से 25 साल की उम्र में पाया गया है कि वो 3 सप्ताह दूर होते हैं तो उनकी स्थिति सुधरी है और वो मानसिक रूप से पहले की तुलना में बेहतर फील करने लगे हैं। लेकिन दूसरा, अगर वो बच्चे, अगर ये सोशल मीडिया से आप दूर नहीं करते हैं तो स्नैपचैट, सोचिए 10 से 12 साल के आधे से ज्यादा बच्चे स्नैपचैट का यूज कर रहे हैं। ये अलग देशों की बात मैं बता रहा हूँ, पर ये टीनेजर्स को लेकर बात कर रहा हूँ।
इस पर अगर देखें तो कई देश प्रतिबंध लगाने की बात करें, हमारे देश पे भी इस पे कैसे नियंत्रण लाया जाए, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ा नंबर है और युवा वर्ग बहुत ज्यादा हमारा यूज करता है इसको, तो देश में भी इस पे कंट्रोल पर बात चल रही है और हमारे देश में कई राज्यों में इस पे काम किया जा रहा है। स्पेशली केरल में बहुत अच्छा इस पे किया जा रहा है कि स्कूल में ही, क्लासरूम में ही टीचर्स के माध्यम से बच्चों को उसके लाभ हानि और सब बताने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक भी इस दिशा में काम कर रहा है। कई स्टेट हैं जो इस तरफ सोच रहे हैं कि हमको अपने युवाओं को कैसे नियंत्रित रखना चाहिए। ये एक बहुत शॉकिंग न्यूज है, आज के अखबार में प्रकाशित है, ये आज के ही है। अगर आप देखें ये दैनिक भास्कर में प्रकाशित है, आज का दैनिक भास्कर आप पढ़िएगा। इसमें ये देखें 42% केस में नाबालिग शामिल, और एज अगर आप देखें तो 12 से 13 साल के बच्चों को वीडियो गेम के माध्यम से आतंकवादी कैसे बने उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसे गेम्स है जो गेम्स के नाम भी इसमें लिखे हुए हैं, तो ये इनको रियल लोकेशन के सारे गेम तैयार करके दिए जाते हैं और उनको हीरो बताया जाता है और उनको बोला जाता है कि आपको इससे कैसे शूट करना है, कैसे बचना है, मतलब सारी चीजें उसको गेम के माध्यम से उसको तैयार किया जा रहा है और मेंटली उसको इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया जाता है। एक समय वो अपने आप को रियल हीरो मानता है, उसी जो गेम के फॉर्म की चीज को रियल लाइफ में कैसे करना चाहिए उस पर वो करना पसंद कर देता है। अगर देखें तो एक खबर ये थी कि टिकटॉक जो ऐप है, हालांकि हमारे देश में तो शायद इस पर प्रतिबंध है, प्रतिबंध लगा हुआ है हमारे देश में, तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो उसको खतरा मानते हैं। वो उनको लगता है कि इससे खान पान में बहुत गड़बड़ी हो रही है और स्वयं को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति बढ़ गई। हमारे देश ने समय रहते इस पर निर्णय ले लिया। भविष्य में देखते हैं इस तरह की दूसरी चीजों से बच्चों को कैसे बचाएं। ये भी आज की खबर है जो पत्रिका अखबार में छपी थी, और ये आप देखिए हम सबके लिए बहुत चौंकाने वाली खबर है। अधूरी नींद सेहत पर भारी, इकोनॉमी को 150 अरब का नुकसान। यानी कि हमारे लिए एक अच्छी नींद 7 से 9 घंटे की नींद होना जरूरी होता है सभी के लिए, स्पेशली युवाओं के लिए। अगर आप देखें इसमें वैश्विक संकट जो है 59% लोग 6 घंटे से भी कम नींद ले पा रहे हैं भारत में। इसमें सभी शामिल है, आप और हम भी शामिल हैं। हमारी देश की आबादी 140 करोड़ है, तो 59% लोग 6 घंटे से भी कम नींद ले रहे हैं। और जो मोबाइल का यूज कर रहे हैं आप समझ जा रहे हैं उनका लिविंग कैसा हो रहा है। ब्लू लाइट कितनी नुकसानदायक है आंखों के लिए है, नींद उनकी प्रॉपर नहीं हो रही है, मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, क्लासरूम में वो अगले दिन जाएंगे तो पढ़ाई पे मन नहीं लगता, इस वजह से उनके रिजल्ट खराब हो रहे हैं, परसेंटेज डाउन हो रहे हैं और उन्हें वो कल का ही याद नहीं होता कि उन्होंने कल क्या पढ़ा था। एग्जाम टाइम में कितना मेंटल प्रेशर होता होगा। इसी वजह से आए दिन हम जो सुसाइडल और ये सब चीजें घटनाएं सुनते हैं युवाओं की, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और हमारा स्मार्टफोन बहुत हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि जो हमारा यूथ है वो कंप्यूटर के ऑल्टरनेट के रूप में स्मार्टफोन को लेके चल रहा है। देखिए अगर देखें हमारे देश में 2 घंटे से की नींद कम हो गई हमारे देश के लोगों की, और ये स्लीप इकोनॉमी देखिए 550 अरब डॉलर का हो गया है दुनिया में नींद का बाजार। मतलब हम लोग इतना पैसा सिर्फ नींद के लिए खर्च कर रहे हैं। भारत की शहरी आबादी का लगभग 60% 7 घंटे से कम सोता है, 80%। और इसके लिए हम क्या खरीद रहे हैं, हम अच्छा तकिया खरीद रहे हैं, नींद की गोली दवाइयां खरीद रहे हैं ताकि हम अच्छे से नींद ले सकें। ये हमारी खबर है, हमारे देश की खबर है। आज का अखबार अगर आप डेट देखें 15 फरवरी 2026। हमें क्या करना चाहिए, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी के, हमारे बच्चे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए देश का भविष्य है, हमारे परिवार का भविष्य है। तो बहुत अच्छी चीज है, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो गूगल ने अपना ऑनलाइन टूल उसमें भी ऐप में दे रखा है, आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, वो फ्री है। उसमें आप स्क्रीन टाइम की लिमिट सेट कर सकते हैं, डिवाइस की लोकेशन को एक्टिवेट कर सकते हैं जो कि आपके मोबाइल पे से कंट्रोल हो सकती है। आईफोन अगर आपके पास है तो उसमें इनबिल्ट फीचर होता है, उसमें ऐप का रिस्ट्रिक्शन आप डाल सकते हैं, डाउन टाइम डाल सकते हैं। जैसे मैंने, मेरे परिवार की फैमिली में सब में डाउन टाइम है, हमारा लगभग 9 बजे के आसपास हमारा मोबाइल डाउन हो जाता है, कॉल भी हमें सुनाई नहीं आ पाती है, फोन के अदर फीचर्स भी उसमें धीरे धीरे डीएक्टिवेट हो जाते हैं और 10 बजे हमको
सोने का अलार्म और अल्टीमेटम उसमें मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐप हैं जो मैं कुछ एक बता रहा हूँ, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे जानकारी ऑनलाइन मिली है उसके बेसिस पे मैं इनके नाम आपके सामने और इनके कुछ लोगोस हैं जिससे आप देख के उनको पहचान पाएंगे। ये QStudio.IC OnKid स्क्रीन टाइम लैब, ये कुछ ऐप है जिनका यूज कर सकते हैं। ये मैंने क्यू स्टूडियो का कुछ दिखाया है, अगर आप डाउन करेंगे तो इसमें फिल्टर आप कर सकते हैं, आपको मॉनिटर कर सकते हैं बच्चों की एक्टिविटी को, उसका टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं, शेड्यूल स्क्रीन फ्री मूवमेंट आप सेट कर सकते हैं उसके लिए, उसके कॉल को ट्रैक कर सकते हैं, SMS को ट्रैक कर सकते हैं, उसकी लोकेट मतलब फैमिली लोकेट कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, अलर्ट है, SOS सुविधा उसमें है। तो ये कुछ पेरेंटल कंट्रोल ऐप है जिसका यूज करके आप बच्चे पे नियंत्रण ला सकते हैं। ये लास्ट एक हमारा है कि हम कैसे स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज कर सकते हैं। डेली स्क्रीन टाइम लिमिट होता है, ये सबके लिए होता है, हम टीनेजर्स के लिए ना सोचें, परिवार को उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। फैमिली मेंबर्स को भी अपनी स्क्रीन टाइम की लिमिट सेट करना होगा। फोन का उपयोग ज्यादातर कोशिश के लिए लर्निंग के लिए हो, प्रोडक्टिव टास्क का उपयोग करता हो बच्चा, हमको इसको देखना पड़ेगा। अवॉइड यूजिंग द फोन बिफोर स्लीप, वैसे तो लोग बोलते हैं 1 घंटे पहले ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उससे आंखों पे इफेक्ट पड़ता है, नींद में हमारे डिस्टर्बेंस आता है, तो हमको बचना चाहिए। दूसरा, फैमिली टाइम, परिवार साथ में साथ समय बिताएं, उनके साथ खेले, छोटे छोटे गेम्स आप ले आए, लूडो होता है, चेस होता है, कुछ रिंग वाला गेम होते हैं जो इंडोर गेम हो सकते हैं, घर के अंदर खेले जा सकते हैं, कैरम बोर्ड हो सकता है। ये पेरेंट्स अगर बच्चों के साथ समय बिताएंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी एक्टिव होगा, एक्टिव लाइफ जिएगा, ना कि स्मार्टफोन के साथ में। तो फैमिली का इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, फैमिली पेरेंट्स को समय देना चाहिए। अगर फैमिली वर्किंग कंडीशन में मंडे टू सैटरडे उनका वर्किंग टाइम है तो संडे एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए उनको रखना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए। कंक्लूजन ये है कि स्मार्टफोन जरूरी है, बहुत जरूरी हो गया है, उसके बिना लाइफ अधूरी सी हमें लगती है। एजुकेशन, उसके बेनिफिट देखें तो वो एजुकेशन के लिए बेनिफिट है, कम्युनिकेशन में मदद करता है, स्किलिंग में मदद करता है। चैलेंजेस हैं कि जेंडर के गैप एक क्रिएट हो रहा है, हम अगर जो बात करते हैं, और एकेडमिक डिस्ट्रक्शन आ रहा है, पढ़ाई से ध्यान भटक रहा है। सॉल्यूशन क्या है? पेरेंटल कंट्रोल प्लस डिजिटल लिटरेसी, अगर ये दोनों चीज साथ हो जाए तो हेल्दी स्मार्टफोन यूज हो सकता है। थैंक यू एवरीवन, मुझे ध्यान से सुनने के लिए। श्यामलाल जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही मुझे। इनफैक्ट आप स्मार्टफोन और टीनेजर्स हेल्पफुल और हार्मफुल है ना, और ये इस चीज के लिए आपने पूरी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को दी है, और निश्चित रूप से इसको मिनिमाइज कैसा किया जा सकता है, इसमें मुझे जो भी अगर छोटे छोटे उपाय हो सकते थे वो बताने का ये प्रयास किया गया है। तो निश्चित ही आपका इस प्रकार का जो सत्र रहा है निश्चित रूप से हम सभी के लिए भी बहुत अच्छा एक साबित हो सकता है। और मैं ये अपेक्षा करूंगी डॉक्टर राघवेंद्र भाई साहब यदि जुड़े होंगे तो मैं उनका उस संबंध में एक चर्चा करेंगे। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा साहब नहीं जुड़े? जी भाई साहब अभी जुड़े तो थे भाई साहब, पर दिख हाँ नहीं रहे अभी इसमें। हाँ, वही मैं सोच रहा था कि आप कॉल कर लीजिएगा, तो यदि जुड़ते हैं तो उनका अपन 2 मिनट का अपन उनसे चर्चा कर सकते हैं, जी थोड़ा मैं बात अभी। कर लीजिए। जी हाँ, जी। और जब तक के लिए मैं सभी लोग यहाँ पे जितने भी हमारे अतिथि जुड़े हुए हैं विभिन्न प्रांत से, तो मुझे दिख रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण दिख रहे हैं जिन्होंने हैंड रेस किया है, वो कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण। यस, नमस्ते मनोज जी। जी नमस्ते मेरा सर। नमस्ते नमस्ते। सर। आई एम फ्रॉम त्रिपुरा स्टेट, ओके नॉर्थ सर। ईस्टर्न रीजन त्रिपुरा स्टेट। वो अच्छा तरीके से आपने समझाया। अच्छा, इसके मोबाइल के ऐप के अंदर, मोबाइल के मैकेनिज्म के अंदर जी तो स्टूडेंट के लिए, चाइल्ड के लिए ऐसा मोबाइल बना सकता है क्या जिसके अनवांटेड थिंग्स शुड नॉट कम इन देयर स्किन? Actually, they have become interested to see more another things beyond their normal things, which are necessary
for the development, all round development, communication, creativity, everything, skill development, whatever, including the social media, they can receive something, or they cannot. But something should not be shown in the screen of the mobile. Particularly, I am telling about the children, teenage, within 18 years. जी सर, ये पॉसिबल है सर। पेरेंटल कंट्रोल हमारे पास में है। अगर हम देखें तो एंड्रॉइड जो हमारा फोन जो हम सबके पास में है, उसमें गूगल ने हमें लिंक दे रखा है, जिसमें हम उसके फोन पे कंट्रोल कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन हम सेट कर सकते हैं, कौन से ऐप ओपन हो, कौन से ऐप ओपन ना हो, किस टाइप का डेटा वेबसाइट वो मोबाइल पे देख पाए या कौन सा ना देख पाए। यूट्यूब का ऑप्शन होता है, हम वो भी सेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है सर, किया जा सकता है। इसको लिमिटेशन सेट कर सकते हैं, और इवन तो हम फोन को उसका लिमिटेशन भी सेट कर सकते हैं कि कितनी देर तक ही वो यूज कर पाएगा। वो लिमिटेशन ये हम उसमें तय कर सकते हैं सर। पर इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है सर, जो हमें सबको सोचना चाहिए कि लिमिटेशन तो हम तय कर देंगे, लेकिन हमें ये बच्चे को बता के करना चाहिए। अगर हम उसको बिना बताए करेंगे तो दूसरे जो उसके यंग साथ वाले बच्चे चिढ़ाते हैं कि देख तेरे माता पिता तो ऐसा करते हैं, मेरे करते हैं। तो वो उससे ज्यादा करता है, वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट में बात करना शुरू कर देता है। तो हमें बच्चे को कॉन्फिडेंस मिले कि हम उसको क्यों कर रहे हैं, ये इन चीजों से बचाना चाहते हैं, वो अगर बता के करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है वो उसके लिए ज्यादा, हमारे लिए भी ज्यादा यूजफुल हो सके। जी जी भाई जी, और कोई अपना प्रश्न करना चाहता है इस बीच में? इस बीच में कोई? अरुण जी? हाँ, इस बीच में हमारे डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी यहाँ पे जुड़ चुके हैं, और मैं थोड़ा इसको इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन को। तो मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमारा जो 45 मिनट का जो सत्र चला, इस संबंध में आपके विचार हम सभी लोग को मिले। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा साहब। डॉक्टर राघवेंद्र भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही भाई साहब। अब आ रही है आवाज मेरी? जी आ रही भाई साहब। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू चलने दीजिए, और जैसे आपका 5-7 मिनट और चलेगा तो मैं सबको धन्यवाद दे दूंगा अपनी तरफ से, तो ये मान लिया जाएगा कि मैं शामिल हो गया। जी भाई और किसी का प्रश्न हो तो उसमें रख लीजिए। जी जी। हनुमान जी कोई प्रश्न हो तो रखिए। हनुमान जी कोई प्रश्न हो तो रखिए। वैसे हनुमान जी स्वयं उत्तर है, प्रश्न है ही नहीं। बिल्कुल सही बात बोले हैं। मुझे लगता है कि भाई साहब हनुमान जी आपका बहुत अच्छी जानकारियां प्रदान की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारियां सब जगह हम भी साझा करेंगे, स्कूलों में, कॉलेजों में, जहाँ भी शिविर लगेगा। सीसीएफ बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपको भी धन्यवाद, सीसीएफ को भी धन्यवाद। आदरणीय राकेश जी भी कुछ कहें तो राकेश जी, राकेश अग्रवाल जी। राकेश भाई साहब मेरे ख्याल जी, राकेश जी अभी आपका माइक अनम्यूट हो गया था, फिर दोबारा। हाँ जी जी बोलिए। गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। चलिए बढ़िया। ब्रजेश जी सिवान से कुछ बोले नहीं आज? हाँ, आज सिवान वाले भाई साहब जुड़े नहीं आज। नहीं ब्रजेश जी जुड़े दिख रहे हैं मुझे। हाँ वही आज शांत बैठे हुए, मुझे भी लगता कि आज कुछ बोले। आज क्या कारण है? क्या? आज मेरे ख्याल से शिवरात्रि है, सब हर हर महादेव में लगे हुए हैं। सभी का मन उनका लगा है कि आज कहीं ना कहीं इधर उधर मंदिर के दर्शन कर ले, ऐसा विचार सभी लोग का है। तो आज मेरे ख्याल से कोई आवाज नहीं आ रहा, तो भाई साहब आपसे ही मैं अपना धन्यवाद प्रस्ताव के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप ही अपने विचार व्यक्त करें। हाँ सर, मैं मित्र के लड़के की शादी में जा रहा हूँ सर, और ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ, इसलिए पूरी बात सुना सर का,
बहुत ही हाँ। सारगर्भित जानकारी मिली। हम सभी इससे पीड़ित तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंज है कि कैसे निकलें, अपने बच्चों को कैसे निकालें, जिनके बीच में हम काम करते हैं उनको कैसे निकालें। बहुत अच्छा लगा आज श्यामल राव भाई साहब का कि उन्होंने चुन के निकाला है अपने हाथ से। कोशिश की करते हैं कि अपने लोगों को बहुत से ज्यादा जानकारी मिल जाए, ऐसा प्रयास सीसीएफ तो कर ही रहा है। धन्यवाद ब्रजेश जी। ठीक है सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो भाई साहब इस कार्यक्रम को कंक्लूड करते हैं। डॉक्टर राघवेंद्र साहब, भाई साहब। शायद भाई साहब फिर से मतलब लेफ्ट हो गया होगा उनके फोन से, तो जी हाँ। और अभी अपने तो माननीय कृपा जी भाई साहब भी नर्मदा परिक्रमा पे है, तो वो भी नेटवर्क हाँ, की वो वजह उसमें भी लग गया था। हाँ, वो भी है ना, आज भी उनका एब्सेंस रहा है। तो आदरणीय मनोज सोनी जी भाई साहब का आज का संबोधन अत्यंत प्रेरणादायी, मार्गदर्शक और ज्ञानवर्धक रहा। भाई साहब, आपने जिन भी महत्वपूर्ण विषयों पर सरल एवं प्रभावी तरीके से प्रभाव डाला, उससे हम सभी नई दिशा और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुई। आपके विचार निश्चित रूप से हम सबके जीवन और बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। इसी भावना के साथ हम आज की ओबीसी का समापन करते हैं। आप सभी भाई साहब जुड़े हुए हैं। अच्छा राघवेंद्र भाई नहीं साहब ठीक जुड़ है, अच्छा चुके है। हैं। नहीं ठीक है, चले जी, कोई खास बात नहीं। अच्छा हो गया, जी, समापन हो गया, धन्यवाद भी हो गया है। आदरणीय मनोज जी का पुनः धन्यवाद, और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि ऐसे ही आप अलग अलग समय पर अलग अलग मंचों पर हम सब लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और श्यामल राव जी को बहुत बहुत महाशिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपको जी भी भाई जय साहब, भाई